फ्रेंड्स, आज हम बात करने जाने वाले हैं कंधे के दर्द के बारे में। कंधे का जो दर्द है वो मोस्ट कॉमनली आजकल देखा जाता है और पेशेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। तो आज अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कंधे के दर्द के कॉजेस क्या होते हैं, वो कैसे होता है, किस चीज से एग्रेवेट होता है और उसके लिए ट्रीटमेंट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जाने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में, जो लेमन टर्म में आपने सुना होगा। फ्रोजन शोल्डर इज वेरी कॉमन। आइए डॉक्टर प्रथमेश से जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के कॉजेस क्या हैं, वो शुरू कैसे होता है। तो सर, फ्रोजन शोल्डर बेसिकली कैसे शुरू होता है? देखिए, फ्रोजन शोल्डर का अभिप्राय है कि कंधा जो है वो जाम हो गया है। तो फ्रोजन शोल्डर के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट ये है कि कंधे के अंदर दर्द रहता है और दूसरा जो कंपोनेंट है उससे कंधे का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। तो कंधा जाम हो जाता है तो मरीज को अगर हाथ ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा तो पहले तो हाथ ऊपर होगा ही नहीं, मूवमेंट भी कम हो जाएगा, और करने की कोशिश करेगा तो बहुत तेज दर्द होगा। तो कंधे का मूवमेंट कम हो जाएगा, कंधे से आप काम नहीं कर पाओगे और कंधे में दर्द भी बना रहेगा। और ये दर्द खास तौर पे रात के समय ज्यादा होता है। अगर हम बात करें कि रात में जब मरीज सो जाता है, सोने की कोशिश करता है, तो ऐसा हो सकता है कि रात में नींद खुल जाए दर्द के कारण। तो जो दर्द है उसकी जो इंटेंसिटी है, जो दर्द का एग्रेवेशन है, वो रात के समय ज्यादा होता है। तो ऐसे मरीजों में दर्द रात के समय ज्यादा मिलना एक बहुत आम लक्षण है। और सर, फ्रोजन शोल्डर कौन सी एज में कॉमनली डेवलप होता है और कौन से जेंडर में ज्यादा? देखिए, फ्रोजन शोल्डर कभी भी हो सकता है ऐसा देखा जाए तो, परंतु आम तौर पे हमने देखा है कि लेडीज में थोड़ा ज्यादा होता है और करीबन 30-40 से करीबन 50-60 की उम्र में ज्यादा देखने को मिलता है। छोटे बच्चों में कम देखने को मिलता है, परंतु थोड़ा मिडिल एज और एल्डरली जो पॉपुलेशन है उसमें हमको ज्यादा देखने को मिलता है। जो प्रेजेंटेशन है वो कई बार अलग अलग होती है। कई मरीजों में बहुत ज्यादा सीवियर होता है और कईयों में उतना सीवियर नहीं होता है, कईयों में उतना ज्यादा नहीं होता है, कईयों में दर्द थोड़ा कम होता है, कईयों में असह्य दुखावा भी हो सकता है। तो बहुत बड़ा वेरिएशन है फ्रोजन शोल्डर के स्पेक्ट्रम में। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स मरीजों को हो सकती है। ओके सर। तो सर, फ्रोजन शोल्डर जब डेवलप होता है तो पेशेंट को आइडिया कैसे आएगा कि ये फ्रोजन ही है और ये कोई और बीमारी नहीं है मुझे शोल्डर में? देखिए, ये किसी भी मरीज के लिए पता करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने कंधे का एक एमआरआई स्कैन जरूर करें। हम ये लोग रिकमेंड करते हैं कि आप एक एक्सपर्ट शोल्डर सर्जन से एक बार मुलाकात लें, और अगर नहीं ले सकते हैं तो एक एमआरआई करा के आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एमआरआई में काफी हद तक अगर आपको कंधे का दर्द है, कंधे की जकड़न है, तो यह चीज क्लियर हो जाएगी कि अंदर क्या तकलीफ है और उसके बाद उसका आगे क्या ट्रीटमेंट करना है। एमआरआई के साथ साथ ही हम दो जांचें और ब्लड टेस्ट और रिकमेंड करते हैं। देखिए, जो फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है वो अगर आपको शुगर है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और आपको अगर लिपिड इम्बैलेंस है तो ज्यादा देखने को मिलती है। तो आमतौर पे दो तरह की जांचें जो हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल, HbA1c, थायराइड के टेस्ट T3, T4, TSH और आपका लिपिड प्रोफाइल। एक यह जो है ब्लड का टेस्ट है वो कराना होता है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो एक एमआरआई आपको कराना होता है। तो अगर ये दो चीजें आपने करा ली और उसके साथ हमको आप संपर्क करते हैं तो हम आपको एग्जैक्ट बता पाएंगे कि आपके केस में क्या करने की आवश्यकता है। सर, फ्रोजन शोल्डर का आर्थराइटिक जॉइंट से कोई रिलेशन है? हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है, मरीज को ऐसा लगता है कि मुझे फ्रोजन शोल्डर है, और एक्चुअल में जब हम टेस्ट करते हैं, जब एमआरआई करते हैं, तो ये पता लगता है कि जो जॉइंट है उसमें घिसारा आ गया है, उसमें आर्थराइटिस है। तो अगर कई बार जो कंधे का आर्थराइटिस है, इसमें ध्यान रखने की बात यह कि आर्थराइटिस यूजुअली अधिक एज पे मिलता है। तो कई बार ये 60-65 वर्ष की अधिक की उम्र में देखा जाता है। इसमें कंधा जाम हो जाता है, कंधे में दर्द रहता है और साथ ही साथ कंधे के अंदर से आवाज भी आती है। तो अगर फ्रोजन शोल्डर में आपके कंधे के अंदर से कड़कड़ की आवाज आ रही है तो यह पॉसिबिलिटी है कि कंधे में फ्रोजन शोल्डर नहीं होते, कंधे का घिसारा, जिसको शोल्डर आर्थराइटिस बोलते हैं, वो हो। और अगर वैसा होता है तो उसका इलाज बिल्कुल अलग है। उस केस में हमको फिर शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट या तो फिर रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना पड़ सकता है। ओके। तो सर, फ्रोजन शोल्डर जो है वो स्नायु फट जाना और फ्रोजन शोल्डर दोनों साथ में तो यह भी एक बहुत कॉमन डिफरेंशियल है। कई बार ऐसा होता है कि फ्रोजन शोल्डर ना होकर कंधे के अंदर का स्नायु फट जाता है, जिसको हमारी भाषा में रोटेटर कफ टेंडन टेयर बोलते हैं। रोटेटर कफ टेंडन टेयर का मतलब ये होता है कि कंधे के अंदर हमारी 4 मेजर स्नायु होती हैं,
जिसको हम सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर कहते हैं। इसमें से एक या एक से अधिक स्नायु का फट जाना रोटेटर कफ टेंडन टेयर है। और इन मरीजों में मरीज को कमजोरी आ जाती है, तो हाथ को अगर मरीज ऊपर करने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ में उतनी ताकत नहीं होती है कि वो हाथ को ऊपर कर पाए। यह प्रॉब्लम जो है वो चोट लगने के साथ हो सकती है और कई बार चोट लगने के बिना भी हो सकती है। तो गिरने के कारण, चोट लगने के कारण हो सकती है और कई बार बिना चोट लगे भी हो सकती है। तो इन मरीजों में कंधे में दर्द रहता है और ताकत की कमी रहती है। स्टिफनेस नहीं होगी, कंधा जाम नहीं होगा, अगर मैं उठाना चाहूँ तो हाथ ऊपर उठा पाऊंगा, परंतु मरीज की जो ताकत है वो नहीं रहती और कंधा कमजोर हो जाता है, या जिसको हमारी भाषा में सूडो पैरालिसिस भी बोलते हैं। तो वीकनेस हो जाती है और ऐसे ऊपर करना चाहेगा तो वो ऊपर नहीं कर पाएगा। तो इसको हमारी भाषा में, आम भाषा में रोटेटर कफ टेंडन टेयर बोलते हैं। और इसकी जो जांच है, इसका जो डायग्नोसिस है वो एक्यूरेटली हम लोग एमआरआई के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो सर रोटेटर कफ टेंडन टेयर अगर किसी पेशेंट को 70 एज के अप है विथ आर्थराइटिस, तो सर डू यू रिकमेंड रोटेटर कफ रिपेयर और रिप्लेसमेंट? तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है और मरीज को देख के हम बता सकते हैं, परंतु अधिकांश, जैसे अगर आपको रोटेटर कफ टेंडन टेयर है तो 90 से 95% केसेस में हम लोग जो है वो दूरबीन से आर्थोस्कोपिक तरीके से जो फटी हुई स्नायु उसको रिपेयर कर देते हैं। कई बार बहुत खराब टेयर है या फिर कंधे के अंदर आर्थराइटिस शुरू हो गया है, ऐसा करीबन 5 से 10% मरीजों में हो सकता है। तो उन मरीजों में हमको एक स्पेशलाइज्ड सर्जरी, जिसको रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट है कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ सकती है। सर फ्रोजन शोल्डर और कैल्सिफिकेशन में क्या डिफरेंस? देखिए, यह कैल्सिफिकेशन भी एक बहुत कॉमन कारण है कंधे में दर्द होने का, जिसको कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस बोलते हैं। कंधे में अगर कैल्शियम के छोटे छोटे डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत तेज दुखावा एकदम से अगर किसी मरीज में आता है तो वो कैल्शियम डिपॉजिट्स के कारण आ सकता है। तो इन मरीजों में एमआरआई के माध्यम से, सीटी स्कैन के, सिंपल एक्सरे के माध्यम से भी हमको अगर कैल्शियम डिपॉजिट्स मिलते हैं तो दूरबीन के माध्यम से वो कैल्शियम डिपॉजिट्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो पेशेंट को ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आता है, कंधे का दर्द चला जाता है और कंधे का मूवमेंट वगैरह हम लोग पूरा अटेंड कर पाते हैं। तो कंधे का मूवमेंट गेन करने के लिए और दर्द के रिलीफ के लिए कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस के मरीजों में आर्थ्रोस्कोपी का एक बहुत अच्छी मोडालिटी है। तो सर ये कैल्शियम डिपॉजिट होने का क्या रीजन? देखिए, कई सारे कारणों में हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, थायराइड है, उनमें होता है, और कई बार गाउटी रीजंस में भी हो सकता है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कारण पता नहीं होता और कैल्शियम डिपॉजिट्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे कारणों में हो सकता है और कई बार बिना कारण के भी हो सकता है। तो हमने जान लिया कि ये कॉजेज। अब हम जानते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर सर कंजर्वेटिवली कोई पेशेंट जाना चाहता है तो इसमें क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, फ्रोजन शोल्डर अगर आपको है, कंधा जाम है, तो अधिकांश केसेस में कुछ भी सर्जिकल या इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन मरीजों में जिनको स्टिफ शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर है, अंदर के स्नायु सब ठीक है, कैप्सूल टाइट हो गया है, उन मरीजों में हम फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं। पहले हम हल्की पैसिव फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, फिर हम एक्टिव फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम थेराबेंड्स के साथ फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। गाइडेड फिजियोथेरेपी जो है, हमने फिजियोथेरेपी के 4 वीडियोस डॉक्टर श्रुति ने आपने डाले हैं कि जिसमें अलग अलग स्टेजेस पे हमको क्या फिजियोथेरेपी करनी है उसके बारे में बताया गया। तो अधिकांश 90 से 95% मरीजों को हम एक्सरसाइज के द्वारा, कसरत के द्वारा ठीक कर सकते हैं। परंतु कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको कसरत के द्वारा आराम नहीं आता है, दर्द बढ़ जाता है, असह्य पीड़ा होती है, रात में नींद नहीं आती है। तो उन मरीजों के लिए हम दूरबीन का प्रोसीजर या आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर जो है उनके लिए वरदान समान है। तो वह प्रोसीजर करके हम उनके जो कंधे का दर्द है, कंधे का जो पेन है, कंधे का जो दुखावा है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। ओके, तो सर वो दूरबीन के ऑपरेशन में जो स्नायु है जो फ्रीज हो गए हैं, जो कंधा फ्रीज हो गया है, उसमें आप उसको रिलीज करते हैं। तो 2 तरह की सर्जरी है। अगर कंधा जाम हो गया है तो कैप्सूल रिलीज की सर्जरी है, जिसमें हम मूवमेंट गेन करने की सर्जरी करेंगे। तो कंधे का अगर स्टिफ हो गया है तो हम कैप्सूल को रिलीज कर देंगे तो पेशेंट को मूवमेंट पूरा आ जाएगा। दूसरे स्पेक्ट्रम में अगर स्नायु फट गया है, जिसको रोटेटर कफ टेंडन टेयर बोलते हैं, तो दूरबीन के माध्यम से जो स्नायु है उसको हम रिपेयर कर देते हैं, उसमें एंकर डालते हैं और टाके लेके उसी स्नायु को वापस अपनी जगह पे हम रिपेयर करते हैं। तो रिपेरेटिव सर्जरी भी हो सकती है, रिलीज की सर्जरी भी हो सकती है, कई बार हमको दोनों कंबाइन भी करना पड़ सकता है, कई बार लेब्रम की भी सर्जरी। तो सर्जिकल टेक्निक्स बहुत एडवांस हो गई है आज की डेट में। हम स्पेशलाइज्ड टेक्निक के माध्यम से दूरबीन की सर्जरी करते हैं तो मरीज को काफी फास्ट रिकवरी भी आती है और जो दर्द है वो चला जाता है, स्ट्रेंथ जो है वो कंधे की बनी रहती है। तो सर अगर हम कैप्सुलर रिलीज की बात कर रहे हैं तो उसमें सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का क्या रोल है?
इमीडिएटली। तो अगर हम कंधे जाम के लिए सर्जरी कर रहे हैं, स्टिफ शोल्डर के लिए सर्जरी कर रहे हैं, तो आज सर्जरी करें तो कल से हम फुल फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, मूवमेंट शुरू कर सकते हैं और बहुत ही जल्द थेराबाइंड्स और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के ऊपर आ सकते हैं। इसमें हमको फास्ट फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, फास्ट रिहेबिलिटेशन कराना पड़ता है और मरीज को एकदम क्विक हम फिजियोथेरेपी के लिए क्विक एक्सरसाइजेस के लिए रिकमेंड करते हैं। सर और कोई इन्फॉर्मेशन जो फ्रोजन शोल्डर में हाँ, अगर रोटेटर कफ टेयर है तो कई बार हमको जब सर्जरी करते हैं तो उसके बाद मरीज को थोड़ा हमको रेस्ट देना पड़ता है, कई बार 2 हफ्ते, कई बार 3 हफ्ते, 4 हफ्ते हमको एक स्लिंग या झोली देनी पड़ती है, जिस समय में वो जो स्नायु है हड्डी पे हील हो जाए और उसके बाद हम फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज पुनः शुरू कर सकते हैं। तो सर फ्रोजन शोल्डर में कंजर्वेटिवली फिजियोथेरेपी एक ऑप्शन है, बिल्कुल। लेकिन रोटेटर कफ टेयर में फिजियोथेरेपी डजंट सीम नहीं ऑप्शन है, क्योंकि वो जो स्नायु अपनी जगह पे फट गया है वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा फिजियोथेरेपी काम नहीं करेगी। तो फिजियोथेरेपी का डेफिनेटली रोल रोटेटर कफ रिपेयर में है। तो जैसे हम स्नायु को अपनी जगह पे रिपेयर कर देते हैं, सिल देते हैं, हील हो जाता है, उसके बाद वापस ताकत आने में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। तो रोटेटर कफ टेंडन रिपेयर में पोस्ट सर्जरी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। तो सर जैसे नी में अगर मेनिस्कस रिपेयर ना करें तो आर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी है, वैसे अगर इसमें रोटेटर कफ रिपेयर ना करें तो आर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है और इसको हम रोटेटर कफ आर्थोपैथी बोलते हैं। तो अगर रोटेटर कफ को हमने सही समय पे एड्रेस नहीं किया तो आगे चल के कंधे में घिसारा होने लग जाता है, कंधे में दर्द होने लग जाता है और उसी कारण से फिर जो है कंधे में डैमेज आने लग जाता है। और ऐसे हम पहले भी बात कर रहे थे तो इन मरीजों में कई बार हमको जो रोटेटर कफ रिपेयर का सर्जरी है वो नहीं कर पाएंगे और कंधे को बदलने का सर्जरी जिसको रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट है वो करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ओके सर, रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी कब से स्टार्ट करें? देखिए रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट में अगेन डिपेंड करता है कि हम किस तरह का रिप्लेसमेंट करते हैं और पेशेंट की कंडीशन क्या है, पर आमतौर पे हम 2 हफ्ते के लिए एक साधारण झोली देते हैं और उसके बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। मूवमेंट फिजियोथेरेपी, रेजिस्टेड फिजियोथेरेपी वो उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जल्दी फिजियोथेरेपी हम आमतौर पे रिवर्स शोल्डर के बाद स्टार्ट कर पाते हैं। तो सर हमने देखा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में है रोटेटर कफ रिपेयर है, रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट, आर्थराइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है। तो सर और कौन सी कंधे की क्या डायग्नोसिस है जिसकी वजह से पेशेंट पेन में है तो एमआरआई करवानी कई बार है? छोटी उम्र में यंग एज में डिस्लोकेशन की प्रॉब्लम भी काफी कॉमन होती है, कंधा उतरने की समस्या होती है और इन केसेस में जो अंदर का लेब्रम है, अंदर की जो झिल्ली है वो फट जाती है और इन केसेस में भी हमको एमआरआई और सीटी स्कैन के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर कंधा उतर रहा है, कंधा डिस्लोकेट हो रहा है, बार बार कंधा अपनी जगह से हिल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग दूरबीन का ऑपरेशन करके, आर्थोस्कोपिक ऑपरेशन करके जो झिल्ली फट गई है उसको रिपेयर करके अगर हम देंगे तो मरीज को काफी अच्छे रिजल्ट हम दे सकते हैं। न सिर्फ दर्द में राहत मिल सकती है, अपितु कंधे का जो बार बार उतरना है, बार बार डिस्लोकेट होना है वह भी हम ठीक कर पाते हैं। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन में ज्यादा देखा जाता है? यह स्पोर्ट्स पर्सन में भी देखा जाता है और बिना स्पोर्ट्स के भी देखा जाता है। किसी भी छोटी मोटी इंजरी के कारण कंधा उतर सकता है, फिट्स के बाद या दौरे के बाद हमने देखा है, इलेक्ट्रिक शॉक के बाद हमने देखा है। स्पोर्ट्स इंजरी तो है ही, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन इंजरीज में ये होता ही होता है। कई बार हमें 2 व्हीलर एक्सीडेंट के बाद भी ये देखने को मिल जाता है, तो बहुत आम है। हाउस होल्ड इंजरी में भी देखने को मिल जाता है, तो बहुत ही आम प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चोट लगेगा तो होगी। छोटी मोटी चोट से भी कई बार कंधे में इस तरह की झिल्ली पड़ जाती है जिसके कारण से कंधा उतरने की समस्या देखी जा सकती है। ओके दर्शकों, तो हमने देखा कि कंधे के दर्द में कितने सारे रीजंस हो सकते हैं और उन रीजंस में सबसे पहले आपको मेन इम्पोर्टेंटली एक्सरे और एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है। स्पेसिफिकली एमआरआई है, उससे डॉक्टर आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको क्या जरूरत है। हमने देखा कि सारे डायग्नोसिस में, सारे प्रॉब्लम्स में आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर से, आर्थ्रोस्कोपी से, दूरबीन वाली सर्जरी बहुत लाभदायक है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम दूसरे वीडियोस भी बनाएंगे जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स की। थैंक यू वेरी मच।